प्यारे भैयाओं, आदर्श शिक्षा समिति सिरोही द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। अपना विषय है सामाजिक विज्ञान, पाठ दूसरा और कक्षा 8वीं। हमारा आज का टॉपिक है विलय नीति। हम लोग इस पाठ के अंदर ब्रिटिश कालीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार अंग्रेजों ने इतने बड़े भारत के ऊपर कब्जा किया और अपनी सत्ता स्थापित की। जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, उसने किस प्रकार भारत के इतने बड़े भूभाग पर कब्जा किया, उसका यह एक प्रक्रिया किस प्रकार से आगे बढ़ी वो, और उसी प्रक्रिया का एक अपने सामने चैप्टर टॉपिक आ रहा है विलय की नीति। विलय का अर्थ होता है मिलाना, मिश्रण करना, किसी को अपने अंदर लेना। तो यह जो अंग्रेजों की नीति थी, यानी अपने साम्राज्य का कैसे विस्तार किया जाए, अपने आसपास में जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं उनको कैसे मिलाकर अपनी शक्ति को और बढ़ाया जाए और इस भारत के इस भूभाग पर कब्जा किया जाए और अपनी ताकत को किस प्रकार बढ़ाया जाए। उसी के तहत भारत के एक उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने इस नीति का प्रतिपादन किया और इस नीति का श्रेय उनको ही जाता है। और इसकी लहर 1848 से 1856 के बीच में चली। इसे लॉर्ड डलहौजी की नीति भी कहा जाता है। अब यह नीति क्या थी? इस नीति का यह सिद्धांत था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, अगर किसी राजा की किसी भी कारण से, चाहे युद्ध हो, बीमारी हो या असामयिक समय में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके मृत्यु के बाद में उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, यानी उसका कोई बेटा नहीं है, सगा बेटा, तो ऐसी स्थिति में उसकी रियासत को, उसके राज्य को अंग्रेज हड़प लेंगे, यानी कंपनी के भूभाग का वह हिस्सा बन जाएगा, उसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य स्थापित हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक ही ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। और इसी सिद्धांत के आधार पर उन्होंने भारत के अंदर एक के बाद एक रियासत के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने सन 1848 में सतारा, उसके बाद में 1850 में संबलपुर, 1852 में उदयपुर, 1853 में नागपुर और सन 1854 के अंदर झांसी को अंग्रेजों ने इसी विलय की नीति के आधार पर अपने इस साम्राज्य के अंदर मिला लिया। आखिरकार 1856 में उन्होंने एक और नियंत्रण की नीति अपनाई और अवध के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। इस बार अंग्रेजों ने इस विलय की नीति की जगह एक और नया तर्क दिया, एक और नई बात निकाली और उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध के ऊपर कब्जा करने के लिए मजबूर हैं। यानी वो इस प्रकार से अवध के लोगों को कह रहे हैं कि आपका जो नवाब है वो कुशासन कर रहा है, यानी लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, उसकी जो नीतियां हैं, जो नियम हैं, जो शासन करने का तरीका है, वह लोगों के अधिकारों का क्या कर रहा है, हनन कर रहा है, उनको परेशान कर रहा है और अराजक तरीके से और निरंकुश तरीके से शासन कर रहा है। और इसलिए लोगों के हित को देखते हुए हम लोगों ने उस नवाब को यहाँ से हटा दिया और अवध के ऊपर हमने कब्जा कर लिया। ये हमारा कर्तव्य था कि हम लोग यहाँ के लोगों को इस नवाब से आज़ाद कराए। इस प्रकार की बातें उन्होंने लोगों को कही। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, यह चीज देखकर वहां के लोग बड़े ही गुस्से होने लगे। गुस्सा उनके अंदर फूट उठा और इसी गुस्से का एक परिणाम था 1857 की क्रांति के अंदर अवध के लोग भी शामिल हुए थे। कल्पना कीजिए
कि आप नवाब के भतीजे हैं, मान लीजिए कि आपके चाचा नवाब हैं और आपको बचपन से ही यह बताया जा रहा है कि एक दिन आप इस राजगद्दी को संभालेंगे। अब आपको ये पता चलता है कि विलय की नीति के कारण अंग्रेज आपको राजा बनने नहीं देंगे, तो आपको कैसा लगेगा और आप उस राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए क्या-क्या करेंगे? यानी देखिए, अंग्रेजों को ये पता नहीं था कि भारत के अंदर अगर किसी की संतान नहीं है तो अपने यहाँ पर उत्तराधिकारी यानी क्या कहते हैं, गोद लेने की प्रथा थी। ये अपने यहाँ पर भारतीय संस्कृति के अंदर गोद लेने की परंपरा कई वर्षों से आ रही है और आज भी यह प्रथा चल रही है। परंतु अंग्रेजों ने गोद लेने को क्या कर दिया, मना कर दिया कि किसी को कोई गोद नहीं लेगा, वहाँ पर शासन हम करेंगे। इसलिए लोगों के अंदर उनके प्रति असंतोष फैल गया और इसी असंतोष का परिणाम था 1857 की क्रांति। नए शासन की स्थापना 1773 से 1785 तक भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं। इन्होंने ने ही कंपनी की ताकत को फैलाने के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास में भी अपनी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ठीक है, वैसे अंग्रेजों का मुख्य जो केंद्र रहा है वो बंगाल रहा है। उसके बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो प्रथम गवर्नर जनरल था अंग्रेजों की तरफ से भारत के अंदर भेजा हुआ एक सबसे बड़ा अधिकारी, उसने बंबई और मद्रास के ऊपर भी क्या कर दिया, कब्जा कर दिया। ब्रिटिश इलाकों को मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों के रूप में बांटा जाता था और जिसको बोलते थे प्रेसिडेंसी, यानी प्रशासन को अच्छे तरीके से चलाया जाए, शासन को कैसे चलाया जाए उसके लिए उसने क्या कर दिया, इकाइयाँ बनाई। जैसे कि आप मान लीजिए कि भारत इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा देश है, तो उन्होंने 28 राज्यों में उसको बांट दिया ताकि कोई भी कार्य करने के अंदर आसानी हो। राजस्थान का उदाहरण लेते हैं, राजस्थान को 33 जिलों के अंदर बांटा गया है। ठीक है, तो यही इस प्रकार से उसमें भी उन्होंने क्या किया, बंगाल, मद्रास और बम्बई को एक प्रशासकीय इकाई के रूप में अलग अलग बांट दिया ताकि उनको शासन करने के अंदर सुविधा हो और हर एक का शासन करने के लिए एक वहाँ पर उन्होंने गवर्नर बिठा दिया और उनके ऊपर होता था गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए, यानी शासन किस प्रकार से चलाना है उसके लिए उसने नई नई चीज़ें ईजाद की, नई नई चीज़ें उसने स्थापित की, जिसमें उसका जो उल्लेख्य अगर हम लोग कहें कि सबसे अच्छा जो सुधार था वो था न्याय के क्षेत्र में, जस्टिस के क्षेत्र में उसने एक अच्छा कार्य किया न्यायालय से संबंधित। 1772 में एक नई शासन व्यवस्था के अंतर्गत न्याय के लिए उसने एक नया तरीका अपनाया और उसने ये कहा कि इस व्यवस्था के अंतर्गत उसने ये प्रावधान किया कि हर जिले के अंदर 2 अदालतें होगी, एक तो होगी फौजदारी अदालत और एक होगी दीवानी अदालत। तो उसने एक नई शासन व्यवस्था को स्थापित किया जिसमें न्याय व्यवस्था को उसने प्रमुखता से लिया और उसने हर जिले के अंदर 2 अदालतें बनाने का फैसला लिया, फौजदारी अदालतें और दीवानी अदालतें। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय यानी जो इंग्लैंड से आए हुए जिला कलेक्टर होते थे, उसके ऊपर चीफ कौन होते थे, जो अंग्रेज व्यक्ति था मुखिया जिला कलेक्टर उस समय का, वो दीवानी अदालतों के अंदर सबसे बड़ा अधिकारी होता था। अब उसकी सहायता करने के लिए मुसलमानों की तरफ से मौलवी होते थे और हिंदुओं की तरफ से पंडित होते थे और भारतीय कानूनों की व्याख्या करने के अंदर वह लोग और न्याय करने के लिए उसकी सहायता करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंततः थी, यानी उसके ही अंतर्गत कार्य कर रही थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। काजी न्यायाधीश होता है इस्लाम के अंदर, उसको काजी कहते हैं। मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद, न्याय के बारे में जानकार जो कानूनों की व्याख्या करता है और काजी इसी न्यायालय
यानी इसी जो न्यायविद है, जो कानूनों की व्याख्या करता है, उसी के आधार पर अपना फैसला सुनाता है। यहाँ पर एक वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर मुकदमा चलाया गया, जो चित्र है 1789 का। जब वह 1785 के अंदर इंग्लैंड गया तो वहाँ के एक व्यक्ति ने उसके खिलाफ मुकदमा किया और उसके खिलाफ महाभियोग चलाया गया। इंग्लैंड के अंदर भी भारत की तरह राज्यसभा जो अपने यहाँ पर है और लोकसभा है, ठीक उसी प्रकार से वहाँ पर भी संसद के दो हाउस हैं। एक का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद का ऊपरी सदन। उसमें उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। किसके खिलाफ? वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ। जब वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 के अंदर इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उसके ऊपर बंगाल पर सही तरीके से शासन नहीं करने का आरोप लगाया और इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा 7 साल तक चला। ये उसी का चित्र है। आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।